जय हिंद साथियों। चलिए आपको एक बार फिर से बात है होम स्टडी पर। ठीक है, तो ये क्लास हमारी इतिहास की होगी। जो दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, आपका एसएससी वगैरह आपके जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट होगी। लेकिन ये आपका जो है दिल्ली पुलिस स्पेशल क्लास है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम अपना हिस्ट्री की बात करेंगे। ये आज से हमारी हिस्ट्री क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, ये हमारी जो है पहली क्लास है। ठीक, तो आप तब तक दबा के शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है बच्चों, चलिए आज बात करते हैं हम इतिहास की। अगर इतिहास की बात देखी जाए तो हमें जो है वो भारत का सबसे पहले पता कहाँ से चलता है। भारत का सबसे पहले पता, सबसे स्टार्टिंग तो यही पॉइंट है कि हमें इंडिया का सबसे पहले पता चलता कहाँ से है, या उसके सबसे पुराने इतिहास का पता कहाँ से चलता है। तो स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो वेद ही एक हमारा ऐसा साधन है जिससे हमें पता चलता है भारत का। ठीक, ये उसके पुराने इतिहास का। ठीक है, तो सबसे पुराना वेद ही है अब तक। ठीक, अगर मैं वेद की बात करूं तो हमारे 4 वेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा ऋग्वेद, दूसरा होता है यजुर्वेद, तीसरा होता है हमारा सामवेद, और जो आपका चौथा होता है अर्थवेद। ठीक, तो इन्हीं से हमें पता चलता है हमारे इतिहास का। ठीक है, भारत के पुराने इतिहास का पता हमको इन्हीं से पता लगता है। यही दस्तावेज हमारे पास अवेलेबल है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं कि कर कम पढ़ते हैं सभी को। अगर मैं इससे आगे की बात करूं तो ये जो 4 वेद है, इन 4 वेद को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। ठीक है, इन चारों वेद को संहिता कहते हैं। ठीक, बात करूं मैं पहले की तो हमारा पहला था ऋग्वेद। ठीक है, ये जो है सबसे, इसमें क्या क्या चीजें है? 10 मंडल है, 1028 सूक्तियां है इसके अंदर, और 10,462 शिक्षाएं है इसके अंदर। ठीक, इस साल की बात करूं तो दूसरा पॉइंट हो रहा है इसमें कि विश्वामित्र द्वारा रचित। ठीक है, तीसरे मंडल में क्या है? सूर्य और सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र। ठीक, तो आप इसे साथ के साथ अपना कॉपी और पेन लेकर बैठिए और इसे साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए क्या कहता है ऋग्वेद। अगर बात की जाए ऋग्वेद की तो इसमें क्या है? इसमें आपके 10 मंडल है, 1028 सूक्तियां है, और आपकी 10,462 रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इसमें विश्वामित्र द्वारा रचित, इसके तीसरे मंडल में सूर्य और सावित्री को समर्पित, सूर्य देवता को सावित्री को समर्पित क्या है? गायत्री मंत्र है। ठीक है, वो भी आपका इसी के अंदर है। ठीक, आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। इससे आपके जो है इन दोनों को इंपोर्टेंट करके आप इन्हें नोट डाउन करिए।
ठीक है, क्योंकि इनसे बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर। ठीक, आपको हर दूसरे एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि इससे बहुत बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, कितनी सूक्तियां है, कितनी रचनाएं हैं। ठीक है, आपका गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तीसरे मंडल में। ठीक, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को और सावित्री जी को समर्पित है। ठीक, गायत्री मंत्र लिखा किसके द्वारा गया है? विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। ठीक, यही भी पूछ सकता है कि गायत्री मंत्र कौन से वेद में है, तो वो ऋग्वेद के अंदर रहता है। ठीक, और ऋग्वेद जो है आपका सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेदों में भी सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए एक पॉइंट है, पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। उतार लीजिए आप जल्दी जल्दी से, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में उतार लेना। ठीक, चलिए अपना आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करें सेकंड नंबर की, सेकंड नंबर क्या कहता है? सेकंड नंबर पे हमारा यजुर्वेद। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें यज्ञों से संबंधित नियम व विधि विधान का संकलन है। दूसरा कुछ रहता है इसमें। ठीक है, यह वेद गद और पद दोनों में लिखा है। ठीक, चलिए यजुर्वेद की अगर मैं बात करूं तो आप यजुर्वेद को इसे नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में, और फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। अगर बात करते हैं यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद के अंदर आपके यज्ञों या पूजा पाठ से जो भी आपका रिलेटेड है वो आपका यजुर्वेद के अंदर दिया गया है। ठीक है, उसके सारे नियम, उसका विधि विधान यजुर्वेद के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक, और बात करें इसके दूसरे पॉइंट की, ये दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है इसके। बात करें इसके दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि आपका ऐसा कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। नहीं, भाषा नहीं होती, लिपि होती, दोनों में लिखा हुआ है, तो आपका यजुर्वेद होता है। तो यजुर्वेद ऐसा वेद है इनमें चारों में जो आपका गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं, और इसके बाद अब बात करूं तो इसके बाद आपका नंबर 3 पर आता है सामवेद। ठीक है, इसमें क्या है आपका सामवेद में? तो ये आपका गाने बजाने का उल्लेख है इसमें। ठीक है, और इसे भारत के संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्या है सामवेद के अंदर अगर हम बात करें तो सामवेद के अंदर आपका गाने बजाने का उल्लेख मिल जाएगा। संगीत का विषय में जो कुछ है आपका वो सब सामवेद के अंदर मिल जाएगा। ठीक, और सामवेद को ही क्या कहा जाता है? सामवेद को इसे भारत के संगीत का जनक भी सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट है सामवेद के लिए इंपोर्टेंट है जो। चलिए इससे आगे देखते हैं नंबर 4 पे, लास्ट वाला क्या है हमारा? अर्थवेद।
क्या कहता है अर्थवेद। ठीक है, तो अर्थवेद में क्या है, अर्थवेद की अगर हम बात करें तो अर्थवेद जो है आपका, इसमें काले जादू या अंधविश्वास जैसी चीजों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये सब आपका इस टाइप की सारी जानकारी आपको अर्थवेद में मिल जाती है, जो अंधविश्वास या फिर काले जादू से रिलेटेड हो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अपना। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमारे वेदों से निकलते थे, और मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, इससे ज़्यादा हमें वेदों में डीपली घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वेदों से आगे की अगर हम बात करें तो वेदों के बाद अगर हमारा कुछ अपना पुरानी संस्कृति का पता चलता है तो वह हमारा सिंधु सभ्यता। ठीक, सिंधु सभ्यता सबसे पहली सभ्यता मानी गई है भारत की। ठीक है, और सबसे पुरानी सभ्यता मानी गई है विश्व की। तो वेदा के बाद हमारी यही सभ्यता है जो हमें पढ़नी है, इसके बाद इन्हीं का नंबर आता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता। ठीक, अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो इसका जो है कार्यकाल जो पता लगा है वो आपका 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है, कब तक माना गया है, 2400 से लेके 1700 ईसा पूर्व तक माना गया है सिंधु सभ्यता का कार्यकाल। ठीक, बात करें हम दूसरे की, कब तक माना गया है, 2400 से लेके 1700 तक इसको माना गया है। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, किसने की थी इसकी खोज, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक, आपकी जो सिंधु सभ्यता थी वो आपकी एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और इसमें आपके 6 क्या था, 6 स्थल को बड़े नगर की संज्ञा दी गई थी। हाँ, ठीक है, 6 स्थल को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, दी गई। ठीक है, क्या थी आपकी, ये आपकी एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, क्या होता नगरीय सभ्यता थी आपकी सिंधु सभ्यता। ठीक, चलिए देखते हैं इसके 6 शहर कौन कौन से है। बात करो, एक है मोहनजोदाड़ो, सेकंड नंबर पर आता है हड़प्पा, थर्ड नंबर पर आता है गढ़वाली पाल, फोर्थ नंबर पर आता है आपका धोलावीर, फिफ्थ नंबर पर आता है आपका राखीगढ़, सिक्स नंबर पर आता है वो कालीबंगा,
ठीक है। ये आपके जो है, ये इसमें आपके 6 जो शहर है इनको बड़े शहरों की संख्या दी गई थी, इन शहरों को। ठीक है। और आपकी जो सिंधु सभ्यता थी वो आपकी नगरीय या आपका उधर शहरी सभ्यता इसको माना गया है, सिंधु सभ्यता को। ठीक है। तो इसमें एक लोथल नाम की जगह थी जो गुजरात में है। गुजरात वाले इलाके को लोथल बोला जाता था, और वो इस सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल एकमात्र बंदरगाह था। ठीक है। इस सभ्यता का जो था लोथल, वो एकमात्र इसका बंदरगाह था। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगर इस बात की और बात करूं मैं, तो आपकी जो सिंधु सभ्यता है उसमें वो आपका उस टाइम पर जो था खेती होती थी सिर्फ। ठीक है। और कोई व्यापार का साधन तो था नहीं, ना कुछ व्यापार करने के लिए था। लेकिन उस टाइम पे जो था सब कृषि पे डिपेंड होता था सब कुछ। ठीक है। और जो आपका खरीदने की चीज थी वो आपकी वस्तु विनिमय थी, एक चीज को देकर दूसरी चीज उसके बदले में ले ली जाती थी। ठीक। अगर हम बात करें, अगर इसमें बात करें कि जुते हुए खेत, ठीक, और नक्काशीदार ईंट। नक्काशीदार ईंट ये क्या है, ये कहां पे मिले हैं? इनका साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। इनका साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ। ठीक। और तो मैं दूसरी की बात करूं, ये मैं आपको जितने पॉइंट लिखवा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, साथ के साथ लिखते हुए चलिए बच्चों इनको। अगर मैं दूसरी बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो मोहनजोदड़ो से एक स्नान घर प्राप्त हुआ जो सबसे बड़ी इमारत बोली गई है अब तक की इसमें। मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी इमारत, ठीक है, एक स्नानघर प्राप्त हुआ है। ठीक है। क्या मिला है मोहनजोदड़ो से? मोहनजोदड़ो से इस की सबसे बड़ी इमारत मिली है। क्या है वो? एक स्नानघर मिला है जिसे सबसे बड़ी इमारत भी बोला गया है। इसी सबसे देखा जाए तो सबसे बड़ी इमारत के रूप में वो पाई गई है मोहनजोदड़ो के अंदर। ठीक है। और वो क्या है? वो एक स्नानघर है। ठीक है। चलिए अगर बात करूं मैं, तो अग्निकुंड, अग्निकुंड की बात करते हैं। जो आपका अग्निकुंड है वो लोथल और कालीबंगन, कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ठीक है। कहां पे मिला अग्निकुंड? लोथल और कालीबंगन में आपको इनको क्या खुदाई के दौरान एक अग्निकुंड मिले है ये। ठीक है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है इसके, साथ ही साथ अपना लिखते हुए चलिए। ठीक है बच्चों। अगर बात की जाए अगली, तो मोहनजोदड़ो से एक शिला पर 3 मुख, ठीक है, एक शिला पर 3 मुख वाले देवता क्या है, उनकी मूर्ति मिली है। देवता की मूर्ति
एक पत्थर है और उस पर 3 साइड मुख है, उस देवता की मूर्ति मिली है, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, किसकी मूर्ति है वो आपकी पशुपतिनाथ की, पशुपतिनाथ पशुपतिनाथ की मूर्ति बताई गई है। ठीक है, एक शिला है यानी कि एक पत्थर है और उस पर 3 साइड मुख है। ठीक, वो आपको वो मूर्ति कहाँ मिली है, वो मोहनजोदड़ो के अंदर मिली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी, पता नहीं कितनी बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते गए हैं। ठीक है, पता नहीं कब से इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, हर एक से एक एक दो क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है। ठीक है, बहुत से एग्जामों में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आप सब पूछ सकता है कि चुते हुए खेत कहाँ पे मिले हैं, या आपसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा है कि सबसे बड़ा स्नानघर कहाँ प्राप्त हुआ है, या सबसे बड़ी इमारत कहाँ पे प्राप्त हुई है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा गया है बहुत बार कि अग्निकुंड के अवशेष कहाँ पे मिले हैं। ठीक, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि जो है पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है, या फिर ये कही जा तो मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली है, वो किसकी मूर्ति है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक, चलिए आगे चलिए, फर्क पड़ता है उसे। अगर इससे आगे की वो बात करूं, अगर मैं इस मूर्ति की बात करूं तो इस मूर्ति में इसके चारों ओर क्या है, हाथी, घोड़ा, चीता और भैंसा, ये सब इसके चारों ओर बना हुआ है, विराजमान है। ठीक, बहुत बार एग्जाम में आया है इन चारों से, ये पूछ लेता है कि इस मूर्ति के चारों तरफ क्या क्या चीजें बनी है या क्या चीजें नहीं बनी है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इससे आगे की बात करो तो इससे आगे देखते हैं कुछ और क्या क्या पॉइंट्स है इसमें इम्पोर्टेंट, जो हमारे पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो मोहनजोदाड़ो से नर्तक करती हुई एक कांस्य की मूर्ति मिली है। कहां से, मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। ठीक है, एक मूर्ति मिली है जो आपकी नृत्य करती हुई है। ठीक, वो कहां से मिली है, मोहनजोदाड़ो से मिली है। ठीक, अगर हम सिंधु सभ्यता की फसल की बात करें तो इनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ, ये इनकी मुख्य फसल थी। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो अगर इसमें देखा जाए तो लोथल में चावल के, धान कह लो या चावल कह लो, ठीक, चावल के प्रथम साक्ष्य मिले। ठीक है, इसमें जो है आपको पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, जो मिट्टी पक जाती थी, आग में पकाई जाती थी, उसे क्या बोला जाता था, उसे टेराकोटा बोला जाता था। ठीक, तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब आप इसके जो है कुछ नगर है, उन पर कुछ नदी के नाम, किस नदी के किनारे जो बसे है और किसने उनकी खोज की, ये सब है।
ये सब और देख लीजिए एक बार। ये सब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं रब करता हूँ, आपने उतार लिया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उतार लेना इसको। ठीक, चलिए जो भी हमारे एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो सब मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक, यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अपना डाउट। ठीक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारी नेक्स्ट सभी वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए और एक दो बार पढ़िए, आपके याद हो जाएंगे। ये बहुत बार इनसे भी क्वेश्चन आता है, इनमें आपको शहर दे देगा, पूछेगा किस नदी के किनारे या किस जगह पे बसा है या फिर किसने इसकी खोज की थी। ठीक, ये पाकिस्तान। ठीक, तो पहली की बात करूं तो पहला है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा हमारा रावी नदी के ऊपर बना है, रावी नदी के तट पर बना है, बसा हुआ है। ठीक, और दयाराम सांझी ने इसकी जो है खोज की थी 1921 में, और अब ये आपका पाकिस्तान के अंदर है। ठीक, चलिए दूसरे की बात करूं तो दूसरा है हमारा मोहनजोदड़ो। अगर मैं इसकी बात करूं तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी पर बसा हुआ है। ठीक, और राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। ठीक, और ये भी आपका पाकिस्तान के अंदर है। तीसरे की बात करूं तो चंदूड़ो, ये भी आपका सिंधु नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, और इसका क्या है गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की थी 1931 में पीके, ये भी आपका पाकिस्तान के अंदर ही है। ठीक, तो हमारे 3 शहर हो गए, हड़प्पा रावी नदी पर बसा है, दयाराम सांझी ने इसकी खोज की थी 1921 में, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है, राखालदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की, चंदूड़ो ये भी सिंधु नदी पर है, गोपाल मजूमदार ने 1931 में इसकी खोज करी। अब चौथा है कालीबंगन, ये कहाँ पे है, ये आपका घाघरा नदी पर है, घाघरा पर। ठीक है, बीबी लाल, बीबी लाल ने 1953 में इसकी खोज की थी, और ये आपका राजस्थान के अंदर आता है, इंडिया राजस्थान आरजे, आरजे इंडिया। ठीक, पांचवी की मैं बात करूं तो 5 है आपका रोपड़। रोपड़ जो है वो सतलज नदी पर बना हुआ है, सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है, और इसका जो है यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में इसकी खोज करी थी। ठीक है, ये कहाँ पे, रोपड़ आपका पंजाब में पड़ता है। ठीक है, बात करते हैं छठे की, लोथल। लोथल की बात करो तो ये आपका भोगवा नदी पर है। ठीक है, रंगनाथ शर्मा, इन्होंने इसकी खोज करी थी 1955 में। ठीक, कहाँ पे, गुजरात।
बात करते हैं सातवें की। तो सातवें आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की बात करें तो ये आपका हिंडन नदी पर है ये, ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज करी थी 1958 में। कहाँ पे? यूपी मेरठ, ठीक। और बात करते हैं हम आठवीं की, तो यह है धौलावीरी। धौलावीर, ठीक है। यह आपका नदी पर नहीं बसा हुआ किसी पे, तो ये लेकिन इसकी यशोविंद्र सिंह ने जो है इसकी खोज करी थी 1990 में, ठीक। कहाँ पे? ये आपका गुजरात के अंदर था, गुजरात, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इनके शहर है, ठीक, नदी के नाम है, इनके जो खोज करता है उनके नाम है, सन है, और ये है कि ये पढ़ते कहाँ पे है, ठीक है। किस देश में पढ़ते हैं? पंजाब भारत में पढ़ते हैं, पाकिस्तान में पढ़ते हैं, और उनके किस राज्य में पढ़ते हैं, ठीक। ये सब आपको लिखवाया हुआ है। इस आप या तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में भी साथ के साथ इधर नोट डाउन करिए। अगर क्वेश्चन इससे बनने के चांस भी पूरे 100% बने रहते हैं, और बहुत बार क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक। वो आपसे पूछ लेता है कि इनमें से किसी शहर का नाम देंगे कि ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, नहीं तो इनकी खोज किसने की थी, कब की थी, ठीक। या फिर ये पूछ लेता है कि ये जो शहर है आपके वो वर्तमान में कहाँ पे है, भारत में है, पाकिस्तान में, भारत में कहाँ पे है, ठीक है। ये सब आपसे पूछ लेता है और बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, ठीक। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 8 के 8 सिटी जो है हड़प्पा सभ्यता की, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक। चलिए मैं रख करता हूँ इसे, आप इसे जल्दी से उतार लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है बच्चों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए हमें आपको क्लास कैसी लगी, ठीक। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए रफ करता हूँ मैं से। तो हमारी सिंधु सभ्यता जो है वो हमारी खत्म हो गई है, हमारे जो भी इसमें इम्पोर्टेंट था वो हमने सब पढ़ लिया, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें अपने इतिहास की, तो उसके बाद हमारी वैदिक सभ्यता आती है, जो हमारी सिंधु सभ्यता के बाद में आती है, ठीक है। अब सिंधु सभ्यता का तो हो गया हमारा खत्म, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भारत में आर्य आए, ठीक। और कहां से आए? मध्य एशिया से। अगर हम बात करें आर्यों की, तो भारत में आर्य आए, और वे कहां से आए? वह मध्य एशिया से, ठीक। जो आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता थी, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता क्या थी? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है आपकी वो आर्य द्वारा निर्मित थी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसमें, तो इससे क्या क्या चीजें पूछी जाती है वो देखते हैं। आर्यों का प्रिय पशु, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सब पूछे जाते हैं, ठीक है। आर्यों का प्रिय पशु था क्या? घोड़ा, ठीक। प्रिय देवता
तृतीय देवता की बात करें तो वो था इंद्र। ठीक है, आर्यों ने क्या की थी, लोहे की खोज आर्यों ने की। ठीक है, लोहे की खोज किसने की, आर्य ने की। चलिए, और उसके बाद बात करूं तो हमारा वैदिक सभ्यता में ज्यादा कुछ है नहीं जो वो हमसे पूछ सके। ठीक, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बता दिए, वरना वैदिक सभ्यता तो आपको कोई पढ़ाएगा भी नहीं इसके अंदर। ठीक है, फिर भी चल रहा था टॉपिक तो मैंने आपको बता दिए। इसमें कुछ टॉपिक और है वो भी देख लीजिए। अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं अपने सबसे पहले युद्ध की, अगर हम बात करें भारत में अपने सबसे पहले युद्ध की, जो हमें अपना सबसे पहले युद्ध का उल्लेख मिलता है या वर्णन मिलता है, तो हमारा सबसे पहला युद्ध था, सबसे पहला युद्ध क्या था, दशराज्य युद्ध। ये हमारा सबसे पहला युद्ध था। इसका क्या है, ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका जो है वर्णन मिलता है या उल्लेख मिलता है। ठीक है, कहां पे, आपका रावी नदी, रावी नदी के तट पर ये लड़ा गया था। ठीक है, रावी नदी के तट पर राजा सुदास ने क्या किया था, 10 राजाओं को हराया, 10 राजा को हराया। ठीक, और ये क्या था, भारत का पहला युद्ध था, भारत का, चलो मैंने लिखवा दिया, भारत का पहला युद्ध था ये। ठीक, दशराज्य युद्ध। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें, अब आगे देखते हैं, तो 2 महाकाव्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2 महाकाव्य। ठीक, एक था महाभारत और दूसरा क्या था, महाभारत और रामायण। ठीक है, ये हमारे 2 महाकाव्य थे। जो हमारा महाभारत है, महाभारत का पुराना नाम क्या था, जय संहिता। ठीक है, महाभारत का पूरा नाम जय संहिता था। क्या है, ठीक है, यह है विश्व का सबसे बड़ा काव्य है महाभारत। नोट डाउन कर लीजिए कि महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा जैन धर्म, बौद्ध धर्म से स्टार्ट करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो हमारा ये जो इम्पोर्टेंट था, कुछ पॉइंट्स थे। ठीक, एक छोटी सी क्लास थी आपके लिए, हिस्ट्री का ट्रायल मान लो आप इसे। ठीक, कुछ भी मान लो, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनसे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं एग्जाम में। ठीक, तो ये मैंने आपको क्लियर करा दिए थे। ठीक, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए हमें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ठीक, चलिए धन्यवाद।